ऐसी घटना जो कि अगर पास्ट में ना हुई होती तो आज बिहार की दशा ही कुछ और होती। वो घटना आज से हज़ारों साल पहले हुई थी, लेकिन वो घटना इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि आज भी उसके घाव बिहार के सीने पे तरोताज़ा दिखते हैं। अगर वो घटना ना हुई होती तो आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक गतिविधि सब बहुत ही सुंदर होता। जरा आप सोचिए कि एक ऐसा राज्य जो कि भूतकाल में दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे अमीर राज्य था, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी महान थी कि वहाँ ना केवल भारत के लोग बल्कि अन्य देशों के भी लोग आके पढ़ा करते थे। तो आखिर क्या हुआ बिहार के साथ ऐसा कि उसकी ये दुर्दशा हो गई है? आखिर वो कौन सी घटना थी, हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज जिसका नाम है विश्वगुरु के एपिसोड नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि इसके प्रांगण में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहा करते थे। ये सब आपस में मिलकर पढ़ा भी करते थे और पढ़ाया भी करते थे। ये बहुत बड़े विशाल एरिया में फैला हुआ था। वो इंसान एक चीनी यात्री है, जब वो भारत आया था तब उसके द्वारा लिखे गए लेखों में से पता चलता है कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रताप था वो बहुत ही गहरे दूर तक फैला हुआ था। वहाँ 10,000 से ज़्यादा छात्र, 2,000 से अधिक आचार्य और 90 लाख से ज़्यादा किताबें बताते हैं कि जब भी कोई छात्र वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आता था या एडमिशन के लिए आता था तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू जो गेट वाले होते हैं, द्वारपाल, उसके द्वारा लिया जाता था। उसके द्वारा मात्र 3 सवाल पूछे जाते थे और वो सवाल इतने कठिन होते थे कि 10 में से केवल 3 छात्र ही अपना नामांकन करा पाते थे। यह महाविद्यालय लगभग 800 सालों तक अपने ज्ञान के कारण विश्व भर में शिक्षा का महान केंद्र बना रहा। नालंदा सैकड़ों सालों तक फलता फूलता रहा और यहाँ न केवल भारत के बच्चे बल्कि एशिया के अन्य देशों के छात्र भी आकर पढ़ा करते थे, जैसे चाइना, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादि कई देशों के छात्र आकर यहाँ पढ़ा करते थे। यहाँ न केवल बौद्ध धर्म बल्कि बौद्ध धर्म के अलावा कई और विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे दर्शन शास्त्र, आत्मविद्या, तर्कशास्त्र, वेद, चिकित्सा, गणित, खगोलीय विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्पकला इत्यादि अन्य कई सारे विषयों को पढ़ाया जाता था। इन सबको मिलाकर लगभग 64 से ज्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था। पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रताप उज्जवल हो रहा था। समस्त जग में इसके नाम का जय जयकार हो रहा था। और फिर जब कोई भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलने लगती है तो उसको किसी न किसी की नज़र लग जाती है। और यहाँ आया एक भयानक सा तूफान। साल आया 1193। इस साल में भारत के अंदर एक ऐसा तूफान आया जिसने एक ऐसा घाव दिया भारत को और साथ साथ बिहार को भी, जिस घाव से आज तक बिहार उब नहीं पाया है। आज तक उसके छाप बिहार के लोगों में, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, बिहार के आर्थिक व्यवस्था में सब पर नजर आता है। उस तूफान का नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वैसे तो भारत आया था कि उसे दिल्ली सल्तनत में कोई छोटा मोटा पद मिल जाए और वो वहाँ काम करके अपना भरण पोषण कर पाए। वो दिल्ली सल्तनत में काफी लंबे टाइम तक रहा, लेकिन उसे कोई ढंग का जॉब नहीं मिला, कोई ढंग का पद नहीं मिला और वह यहाँ से छोड़कर कहीं और भटकने लगा। और तभी उस पर नजर गई ओध के राजा की। ओध के राजा ने देखा कि उसकी जो युद्ध कला है वो युद्ध कला में काफी निपुण है, काफी माहिर है, जिससे वो इम्प्रेस होकर उसे अपने सेना में भर्ती कर लिया और उसे सेना का अधिकारी बना दिया। जब कसाई के सामने बकरी रखा जाएगा तो वो उस बकरी को पालेगा नहीं बल्कि उसको काट डालेगा। और वही हुआ बख्तियार खिलजी के साथ। जब बख्तियार खिलजी को पावर और पैसा दोनों ही मिला तब उसके अंदर का शैतान जग उठा और उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने बिहार के कई क्षेत्रों में हमला करके उसे अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक उसके इस भयावह दृश्य का तांडव चल ही रहा था, तभी अचानक से उसकी तबीयत में खराबी आने लगी। दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत में और बिगड़ती चली गई। उसके साथ जो वैद्य आए हुए थे उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तब बख्तियार खिलजी परेशान होकर बिस्तर पर लेट गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं। इसी दौरान बख्तियार खिलजी को पता चला नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के बारे में। उन्हें आचार्य जी के बारे में पता तो चला, लेकिन बख्तियार खिलजी ने आचार्य जी से कोई मदद नहीं ली, क्योंकि वो एक कट्टर मानसिकता का इंसान था, जिसे धर्म को लेकर बहुत ही गंदा सा उसके मन में एक गंदी मानसिकता बैठी हुई थी। इसलिए उसने इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया कि मैं किसी और धर्म वाले से या किसी और देश के नागरिक से मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, और इस चीज़ को उसने इग्नोर मार दिया। फिर दिनों प्रतिदिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब इतना ज़्यादा हो गया कि बख्तियार खिलजी के पास और कोई रास्ता नहीं मिला, तब उसे लास्ट में दोबारा से आचार्य जी के पास जाना पड़ा। वो आचार्य जी के पास तो गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा घमंडी था, वो अपने घमंड में इतना ज़्यादा चूर था कि उसने आचार्य जी को
चैलेंज दे दिया कि भाई मैं तुम्हारी दी हुई कोई मेडिसिन नहीं लूँगा, मैं तुम्हारी दिया हुआ कोई आयुर्वेद नहीं लूँगा, ना ही मैं तुम्हारे बताए हुए किसी मार्ग को पालन करूँगा। अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो, तुम इतने ही महान हो, तो मुझे बिना कुछ दिए, बिना मुझसे कुछ करवाए मुझे ठीक करके रख। ये सुनकर भी आचार्य जी शांत रहे और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद आकर तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीते और आचार्य जी दोबारा से खिलजी से मिलने गया। उनके हाथ में कुरान था। उन्होंने वो कुरान खिलजी को देते हुए कहा, ये लो कुरान और इसे रोज़ तुम पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और वो वहाँ से चले गए। खिलजी ने रोज़ाना उस कुरान को पढ़ना शुरू किया और कुछ दिन बीतने के बाद खिलजी ने महसूस किया कि उसकी तबीयत में अचानक से सुधार आना शुरू हो गया है। ये देखकर खिलजी का माथा सनक उठा। ये कैसे हुआ? ना तो मैंने कोई दवाई ली, ना ही मैंने कुछ और किया, फिर मैं ठीक कैसे होने लगा हूँ? इन सब से बौखलाते हुए खिलजी ने आचार्य जी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैंने तो कोई दवाई भी नहीं ली, ना ही मैं कोई नियम पालन कर रहा हूँ, फिर भी मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुरान तुम रोजाना पढ़ रहे हो, उस कुरान के पन्नों पे मैंने आयुर्वेद का लेप लगा दिया है, जिस वजह से तुम जब भी उसे पढ़ते हो तो वो आयुर्वेद का लेप जो है वो तुम्हारे सांस के द्वारा या तुम्हारे छूने से तुम्हारे अंदर चला जा रहा है और तुम्हारी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। ये सुनकर खिलजी तिलमिला उठा कि कोई और देश का इंसान, कोई और किसी और धर्म का इंसान उसे इस तरह से अपने बुद्धिमत्ता से ऐसे ठीक कर दे रहा है कि उसे अंदाजा तक नहीं हुआ, उसकी तबीयत में सुधार आ गया। और तभी उसके अंदर का वो गुस्सा भर उठा और उसने कसम खा ली कि अब मैं यहाँ शासन तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के जो ये ज्ञान है, जो यहाँ का ये शिक्षा व्यवस्था है, मैं इसको नष्ट करूँगा। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर किसी के ऊपर शासन करना है तो सबसे पहले उसकी सभ्यता और ज्ञान का जो सोर्स होता है उसको तोड़ना होता है। और खिलजी ने सेम वही किया। इस गुस्से से भरे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आग बरसाने शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में अपने हजारों सैनिक ले जाकर नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो शिक्षक थे, जो छात्र थे, उन सबका नरसंहार कर दिया और अंत में उस पूरे विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया। और यहाँ बिहार की तकदीर भी उसी आग में झुलस कर रह गई और बिहार आज इस हालत में पहुँच गया है। अगर वो विश्वविद्यालय आज सुरक्षित होता तो आज बिहार नहीं बल्कि अन्य कई देशों से भी ऊपर होता। चाइना भी घुटने टेकता सिर्फ हमारे बिहार के सामने और आज हमारा भारत सच में विश्वगुरु होता। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और ना भी आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस सबको करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द।